सियासत में गिनती भेड़ बकरियों की होती है साहब, शेरों की गिनती नहीं होती। आपने देखा कि पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी है असद ओवैसी साहब, लेकिन जब बोलता है तो पूरे के पूरे सामने जो बीजेपी वाले बैठे होते हैं सबके मुंह में दही जम जाता है, खामोशी के साथ घबराए हुए बैठते हैं। हाँ, तो ये धमकी अलग स्टाइल की होती है। धमकी देना आता है मजलिस को बहुत अच्छी तरह से, निवेदन दिया है। अब उनको नहीं करना है तो 10 बहाने बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आप तेलंगाना हैदराबाद में हमको देंगे क्या, तो भाई हैदराबाद में तो कांग्रेस जो आपके साथ गठबंधन में है उसको बोलिए ना कि तेलंगाना के अंदर आपको दे सीट, लीजिए वहाँ पे यादवों के वोट किसने रोको रखा है आपको। अहंकार घमंड गुरूर के अंदर बैठे हुए हैं, तो बैठिए साहब, हम तो लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। और मुझे यकीन है कि पिछली मरतबा 19 पे लड़े थे, 5 पे कामयाबी मिली है। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला हमको बहुत ज़्यादा और कामयाबी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एमएलए जीत कर बिहार की असेंबली में जाएंगे इस मरतबा। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। वो पार्टी का भलाई चाहते हैं या मुसलमानों का? अगर मुसलमानों का चाहते तो फिर आप 40 सीट मांगते, 6 नहीं मांगते। आप चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी के लिए गठबंधन हो जाए। देखिए, हम चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो। 6 सीटों से आप लोग सीमांचल न्याय यात्रा पर आए हुए हैं। कल पूरे दिन आप लोग पब्लिक के बीच रहे, क्या माहौल देख पा रहे हैं आप लोग प्रति? क्या देखिए, कल हमारा पहला दिन था। ये सीमांचल न्याय यात्रा है, कारवान इंसाफ है। ये यात्रा हमारी कल से शुरू हुई, यानी 24 तारीख, 25 तारीख, 26 और 27, 4 दिन की न्याय यात्रा है। हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके नेतृत्व के अंदर ये यात्रा निकली है। अख्तर ईमान साहब जो बिहार के प्रेसिडेंट हैं, एमएलए, उनके नेतृत्व में यात्रा निकली। यात्रा का उद्देश्य मकसद एक ही है, सीमांचल की जनता को न्याय मिले, इंसाफ हो, सीमांचल में विकास हो। और हम हर जगह जा रहे हैं। कल ही आपने देखा, पहला हमारा दिन था। यात्रा जब निकली, आप देखिए जहाँ जहाँ भी यात्रा गई, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। इतनी बड़ी यात्रा मैं समझता हूँ ये जो लोगों ने निकाले 15-20 दिन की, वो भी फ्लॉप हो गई उनके साथ। इतनी बड़ी यात्रा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, और बहुत कामयाब यात्रा रही। कल का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आज भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, लोगों को अपनी बात रखेंगे, और बस लोग हमको मोहब्बतों से, दुआओं से नवाज रहे। ये तो दिख रहा है ना मजलिस के लिए, जो लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत है, छलक छलक के आ रही है। और मुझे यकीन है कि अब सीमांचल में बदलाव आएगा, सीमांचल बदलेगा, और इंशाल्लाह मजलिस को पहले से ज़्यादा इस मरतबा कामयाबी मिलेगी। इतने लोग का प्यार आप लोगों के साथ है, फिर भी आप लोग बार बार दूसरे के पास क्यों जा रहे थे? गठबंधन कर लीजिए। देखिए, ये जाना हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी ताकत है। हम चुनौती देने जा रहे हैं कि आइए, हमारा मकसद, इरादा, इंटेंशन एक ही है कि किसी भी तरह बीजेपी को हराया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि एनडीए की सरकार बिहार में फिर से ना बने। यही हमारा इरादा है। अब हमने ये कहा कि जो सेक्युलर पार्टियां जो है उनको क्या, आओ साथ में मिलकर लड़ेंगे एक साथ, ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो और हम इनको हराएं। हमारे पार्टी के जो बिहार अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने पहले लेटर लिखा, तो तेजस्वी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई निवेदन मिला ही नहीं। अख्तर ईमान साहब ने और हमारी बिहार की पूरी टीम ने, आदिल हसन साहब सब मिलकर गए पटना में, तेजस्वी यादव के घर के बाहर ढोल बाजा ताशा लेकर गए, स्लोगन लगाया, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। निवेदन दिया। और क्या मांग रखी हमने? 5 एमएलए हमारे जीते थे, एक एमएलए का और 6 सीट दो। 6 सीट पे गठबंधन की हमने मांग रखी ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। और हमने ये कहा कि हम जीत भी जाते तो हमको मिनिस्ट्री वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ बीजेपी को हराना मकसद है, और सेक्युलर जो वोट्स है उनका विभाजन ना हो। अब उनके कान में जू नहीं रेंग रही है, वो अहंकार घमंड गुरूर के अंदर बैठे हुए हैं, तो बैठिए साहब, हम तो लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। और मुझे यकीन है कि पिछली मरतबा 19 पे लड़े थे, 5 पे कामयाबी मिली है। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला हमको बहुत ज़्यादा और कामयाबी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एमएलए जीत कर बिहार की असेंबली में जाएंगे इस मरतबा। लेकिन आप पार्टी का भलाई चाहते हैं या मुसलमानों का? अगर मुसलमानों का चाहते तो फिर आप 40 सीट मांगते, 6 नहीं मांगते। आप चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी के लिए गठबंधन हो जाए। देखिए, हम चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो। 6 सीटों से सियासत में गिनती भेड़ बकरियों की होती है साहब,
शेरों की गिनती नहीं होती। आपने देखा कि पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी है असद ओवैसी साहब, लेकिन जब बोलता है तो पूरे के पूरे सामने जो बीजेपी वाले बैठे होते हैं सबके मुंह में दही जम जाता है, खामोशी के साथ घबराए हुए बैठते हैं। तो ये ताकत होती है। यहाँ आपने देखा अख्तर ईमान एक ही एमएलए थे, गए बिहार की असेंबली के अंदर। अब 5 साल में अख्तर ईमान साहब ने 800 करोड़ रुपया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पास करा के लाया और काम कराया। तो एक एमएलए की अगर ताकत अब ये है तो सोचिए कि अगर मजलिस के 20-25 एमएलए जीत कर जाते हैं तो क्या बिहार सीमांचल बदलेगा? नहीं, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। हमारी जो मांगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने, यहाँ कितनी जगहों के ऊपर कोर्ट नहीं है, लोगों को जाना पड़ता है पटना हाई कोर्ट के लिए। आप बताओ ना, हमने हमारी मांग किया थी कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले। तमाम मांगे, ये सब मांग रखने की ताकत और मांग मंगवाने की ताकत सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। तो हम तो आए सबके लिए। देखिए, मुसलमानों की तो बेशक हम बात करते ही अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम साथ ही साथ हमारे दलित भाइयों के लिए, हमारे पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उसके लिए, और जिसके ऊपर जुल्म हुआ उसके लिए बात करता। अब ये नहीं बोल सकते हम सिर्फ मुसलमान के लिए कर। हमने ढाका से राणा रंजीत को टिकट दिया ना, तो हम तो सबको लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। असल देखा जाए सबका साथ सबका विकास तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। ये लोग तो खाली खुद के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप तो सिर्फ सीमांचल में अपने आप को समझ रहे हैं, बाहर कहाँ भी कर रहे हैं? क्यों? ढाका का है, ढाका तो अभी तो आप सीमांचल। सीमांचल न्याय यात्रा कर रहे हैं, बिहार न्याय यात्रा कर सीमांचल अभी शुरू होगा हर जगह। अभी तो सीमांचल के अंदर ये यात्रा निकली है, सीमांचल न्याय यात्रा, कारवान इंसाफ। इंशाल्लाह जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा तो आप देखना पूरे बिहार के अंदर पार्टी जाएगी, जहाँ जहाँ पार्टी फैसला करेगी चुनाव लड़ना, उम्मीदवारों को घोषित करेगी और वहाँ से पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। लोगों की मोहब्बत आप खुद देख रहे हो। कल अगर आपने कवर किया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तादाद के अंदर लोग जुड़े ये रैली के अंदर, यात्रा में सब आए। ये एक मोहब्बत है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, इतने सारे वीडियो भी आपके पास है कि हमने जो सभा किया वहाँ पे लोग 5:30-6 बजे से बैठे हुए 7:30-8 बजे तक सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। पब्लिक पूरी के पूरी जमा है। मोहब्बत का मुजाहरा है लोगों का। ये लोगों के लिए दिलों के अंदर जो मोहब्बत है मजलिस के लिए वो दिख कर आ रही है। और आगे भी अभी हमारे 3 दिन बाकी है। अभी आज 2nd डे है, फिर 3rd, 4th, 27 तक यात्रा चलेगी, फिर आगे भी आते रहेंगे। पूरी तरह से चुनाव प्रचार के अंदर पूरी मजलिस पार्टी लगेगी और इंशाअल्लाह देखना बिहार का इस टाइम चुनाव के साथ। तेजस्वी यादव जो है वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से गठबंधन करने की बात सामने आई है उसको लेकर के उनका ये कहना है कि हमें धमकी दी गई। पहली बात तो आप घर पे गए ढोल बजा करके और ये धमकी देने का तरीका था। फिर उन्होंने कहा कि हम ओवैसी साहब के फादर से मिले हुए हैं, उनकी जो शख्सियत थी वो एक अलग शख्सियत थी और जो ओवैसी साहब की शख्सियत है वो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि उन जैसी शख्सियत नहीं है। और एक तरफ कांग्रेस वाले हैं वो कॉम्युनल कह रहे हैं, बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके। देखिए, सबसे पहली बात तो तेजस्वी जी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि ढोल बाजा ताशा बजाना कब से धमकी हो गया। ये आपको धमकी देने नहीं आए थे, हम आपको निवेदन देने आए थे, आपको चेतावनी देने आए थे कि आइए साथ में लड़िए, गठबंधन का हमको हिस्सा बनाइए, हम मिलकर लड़ेंगे, हमको 6 सीटों के ऊपर आप अपने साथ लीजिए। निवेदन दिया तो ये कहाँ से धमकी हो गई? हाँ, धमकी अलग स्टाइल की होती है। धमकी देना आता है मजलिस को बहुत अच्छी तरह से। निवेदन दिया है, अब उनको नहीं करना है तो 10 बहाने बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आप तेलंगाना हैदराबाद में हमको देंगे क्या? तो भाई हैदराबाद में तो कांग्रेस जो आपके साथ गठबंधन में है उसको बोलिए ना कि तेलंगाना के अंदर आपको दे सीट, लीजिए वहाँ पे यादवों के वोट। किसने रोको रखा है आपको? और दूसरा सवाल आपने क्या किया, कांग्रेस ने हमको कहा बी टीम। देखिए, कांग्रेस की सबसे बुरी बात यह है कि वो कभी अपनी हार का जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लेती, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करती। कितनी जगहों पे हम चुनाव नहीं लड़े, कांग्रेस हार गई। हरियाणा में हम लड़े क्या? हरियाणा में तो मैं बोल रहा हूँ असद ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया हरियाणा में से, फिर भी पूरा सुपड़ा साफ हो गया, फिर भी इल्ज़ाम हम पर। महाराष्ट्र में गठबंधन में थे महाविकास आघाड़ी, यही कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी सब थे। क्या हुआ चुनाव के वक्त में? ये समाजवादी पार्टी सब जगह अपने अपने कैंडिडेटों को खड़ा कर दिया। उद्धव ठाकरे के आदित्य ठाकरे जो है शिवसेना वाले, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने कहा कि इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह बीजेपी का साथ दिया। अब कांग्रेस उसको क्यों नहीं बोलती है बी टीम? उनके साथ तो कांधे से कांधा मिलाकर राम श्याम बन के घूम रहे, वहाँ नहीं बोलेंगे। वो ए से लेकर जेड टीम बना तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश जानता है असल बी टीम में कौन है। हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए आए, विकास के लिए आए, असल बी टीम तो ये लोग हैं।
जिनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब तो पब्लिक भी समझ गई है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे, कोई सबूत तो है ही नहीं, फालतू बकवास करते हैं। अभी एक नया ट्रेंड चला है, आई लव मोहम्मद कहने पर कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई, इस पर क्या ख्याल है आपका? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बोलने पर वारिस पठान के ऊपर 10,000 एफआईआर कर दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे सूली पे चढ़ा दो, फिर भी मरते दम तक मैं ये बोलता रहूँगा। और मैं नहीं, पूरे देश का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान मरते दम तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता था, बोलता रहेगा। कोई रोक नहीं सकता हमको। इससे किसी की भावना को हर्ट हो नहीं होती है। संविधान में आर्टिकल 25 इजाज़त देता है हमको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, उसमें इनके पेट में क्यों दर्द होता है भाई? अगर हमें आप एक बैनर लगाओ आई लव XYZ, आई लव मोदी, आई लव ये, तो आप खुशी खुशी बोलेंगे। अरे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदके तुफ़ैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी कायनात को बना दिया, उनको रहमतुल आलमीन बना के भेजा दुनिया के अंदर, सबके हुजूर है वो, तो हम तो बोलेंगे ना आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए एफआईआर मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, कौन सी धारा, कौन सा प्रावधान कानून में है जिसके तहत आप एफआईआर कर सकते हो इनके खिलाफ? कोई प्रावधान नहीं है। हमारे अब मुंबई के अंदर भी बाइकल्ला के अंदर कुछ लोगों ने एक रैली निकाली, 40-50 औरतें थी, एक साथ में लड़के थे, अशफाक भाई डेविड, एफआईआर कर दिया उनके ऊपर। जब हम गए पुलिस स्टेशन में, हमने बात किया, भाई कौन से प्रावधान के तहत आपने एफआईआर किया बताओ। वो आई लव मोहम्मद, वो अपने परमिशन नहीं लिया, आपने रास्ते पे आ गए। अरे भाई इतनी बार आप निकलते हो रस्तों के ऊपर, तो आप नोटिस दे सकते थे ना, चेतावनी दे सकते थे ना, डायरेक्ट एफआईआर करेंगे क्या? आप देखिए इनकी सरकार की दो मुहैया नीति, हम पे डायरेक्ट एफआईआर। और वो जो बीजेपी ने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है, रात दिन मुसलमानों को गाली बकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करते हैं, मस्जिद में घुस के मारने की बात करते हैं, उनको रिवॉर्ड करके मिनिस्टर बना देते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता। रामगिरी हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, एफआईआर होता है, उसको अरेस्ट नहीं करता। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री स्टेज पे बिठा के बोलता, मैं देखता हूँ रामगिरी को कौन हाथ लगाएगा। तो ये क्या ये न्याय है? ये इक्वालिटी है? संविधान तो इक्वालिटी की बात करता है, इंसाफ की, न्याय की बात करता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे को फांसी पे लटका दो, कोई गम नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है, आप लोग दिल्ली में जब चुनाव लड़े विधानसभा का, तो ताहिर हुसैन साहब को, शफाउर रहमान को आपने टिकट दिया था। एक नौजवान है शर्जील इमाम, जो जेल में बंद हैं CA NRC की वजह से, बहादुरगंज से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से तौसीफ साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? कई लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें मजलिस से लड़ाना चाहिए था, एक नौजवान जो जेल में बंद है। देखिए मजलिस का ऐसा है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी ने फैसला किया है बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब चुनाव लड़ेंगे, तो बिल्कुल वो लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, जिसको चुनाव लड़ना है संविधान ने सबको अधिकार दिया है। आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे। जनता जनार्दन है, जनता जिसको मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेगी, वो जीत कर जाएगा बिहार के असेंबली के अंदर। नहीं, लेकिन शर्जील इमाम, खालिद से और तमाम लोगों के नाम पर आप लोग तो खूब बोलते हैं कि उनको फंसाया गया, उनके साथ साजिशें हुई, लेकिन जब वो लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो उनको सदन में भेजने। सुनिए, देखिए मैं एज अ लॉयर भी हूँ, मैं एक लॉयर भी हूँ, मैं बताता हूँ लॉ में क्या है मालूम है? बेल इज़ अ रूल। आज आप देखिए कितने बेगुनाह बेकसूर लोग 5-5 सालों से जेल के अंदर बंद हैं, रिहा नहीं हुए, बेल नहीं होता उनको, ट्रायल शुरू नहीं हुआ उनका। अब ट्रायल आप चलाएंगे उनका, उसके बाद 10-12 साल के बाद इंशाअल्लाह अगर कोई बेगुनाह छूट गया, बेकसूर छूट गया, तो जो उसके साल जेल में जो गए, कौन कॉम्पेंसेट करेगा? ये जवानी के जो बेहतरीन साल चले गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल इज़ अ रूल। बेल तो देना चाहिए ना। केजरीवाल को बेल हो जाता है, बड़े बड़े करप्शन करके जो जेल में गए बेल हो जाता है, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते और बड़े बड़े टीवी के एंकरों को जमानत दे दी जाती है। तो फिर मैं तो कहूँगा कि ये जो 5 साल से जेलों के अंदर ये जो बंद का, खालिद सैफी हो, ये उमर खालिद हो, गुल्फी शाह हो, सब, तो बेल मिलना चाहिए। बेल क्यों नहीं देते आप इनको? जवान लोग हैं, यूथ है, बॉन्ड दीजिए, बेल बॉन्ड के ऊपर छोड़िए उनको। मगर देखिए बेल नहीं होता। तो न्याय सबको मिलना चाहिए बराबर का। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।